हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं माइक्रोवेव टीज़। ठीक है, टीज़ इसको कहने का एक कारण है, ये एक माइक्रोवेव टी ही है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, अगर इसको हम ये वाला आर्म जो है अगर इसको नीचे कर दें तो टी के फॉर्म में नज़र आएगा, इसीलिए इनको माइक्रोवेव टीज़ कहते हैं। एक्चुअली में है क्या ये, तो ये एक माइक्रोवेव जंक्शन होता है। तो ये टी होता क्या है, ये माइक्रोवेव जंक्शन होता है। माइक्रोवेव जंक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इधर से भी रेक्टेंगुलर ओपनिंग होगा, और ये भी जो है मेटल का ही बनेगा। ये मेटल का एक सिंपल स्ट्रक्चर है और यहाँ से रेक्टेंगुलर वेवगाइड से इसको जोड़ा जाएगा। तो एक वेवगाइड आपका इस डायरेक्शन से आएगा, एक वेवगाइड इधर से जोड़ेंगे और एक वेवगाइड इधर से जोड़ेंगे। किस पर्पज़ के लिए जोड़ेंगे, तो माइक्रोवेव एनर्जी को या तो दो वेवगाइड से एनर्जी आएगा उसको एक वेवगाइड में ट्रांसफ़र करेंगे, या तो एक वेवगाइड से एनर्जी आएगा और उसको दो वेवगाइड में स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का तो कि बांट के उसको ट्रांसमिट करेंगे आगे। तो सपोज कर लीजिए, इसमें पहले याद रखिएगा कि इसमें एटलीस्ट 3 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, ये एटलीस्ट 3 पोर्ट्स होते हैं। और यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, तो ये पोर्ट 3 कहलाएगा। ये पोर्ट 1 हो गया आपका, इसको पोर्ट 2 कहेंगे और इसको पोर्ट 3 कहेंगे। तो माइक्रोवेव के जो टीज़ आते हैं उसमें कम से कम 3 पोर्ट होगा। ऐसे 4 पोर्ट वाला भी ये माइक्रोवेव टी होता है। हम लोग 3 पोर्ट वाला और 4 पोर्ट वाला हम लोग डिज़ाइन करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हालांकि इसमें n नंबर्स ऑफ पोर्ट्स हो सकते हैं, जहाँ पर n जो होगा उसका वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नेचर है उसका। हमारा जो माइक्रोवेव एप्लीकेशंस है उसमें इस तरह के पोर्ट्स का, इसमें माइक्रोवेव टीज़ का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर पोर्ट्स की संख्या अक्सर 2 से ज़्यादा होती है। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 3 पोर्ट वाला और 4 पोर्ट वाला, उनका नाम अभी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए 2 केस यहाँ पर होगा। 2 केस का मतलब ये हो गया कि यहाँ से सपोज कर लें कि यहाँ पर 3 पोर्ट यहाँ पर हमने दिखाया है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो यहाँ से एक एनर्जी मान लीजिए, एक पावर आपका P1 आएगा, और हो सकता है कि यहाँ पर ये P2 और P3 में स्प्लिट हो जाए। ये क्या है, ये माइक्रोवेव पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो ये आपका एक टी कहलाएगा। दूसरा इसका पर्पज़ क्या हो सकता है कि अगर मान लें कि 2 पोर्ट से हम लोग यहाँ से P1 को एंट्री करवा रहे हैं और P2 को यहाँ से एंट्री करवा रहे हैं, तो और यहाँ से P3 को हम लोग, ये कंबाइनर का काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कंबाइनर का काम करेगा या तो फिर स्प्लिटर का काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटर और इसको हम लोग बोल सकते हैं कंबाइनर। इस तरह के कपलिंग्स की माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में ज़रूरत पड़ती है। आप लोग को याद होगा कि आप लोग टी देखिएगा कहाँ पर है, आपके घर में पानी का जो कनेक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा, एक पाइप इधर से आता है और एक पाइप इधर से आता है, तो बीच में यहाँ पर एक डिवाइस लगता है। वो किस तरह के स्ट्रक्चर का होगा, ऐसा, याद है ना। और यहाँ से एक पाइप जोड़ा जाता है, ये भी क्या है, ये एक वाटर पाइप का टी है। हो सकता है कि वहाँ पर भी उसको टी ही बोलते होंगे। अंतर यही है कि ये आपके सिविल इंजीनियरिंग में होता है और यहाँ पर ये हो रहा है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी होता है वो होता है आपका माइक्रोवेव एनर्जी। तो माइक्रोवेव एनर्जीज को या तो स्प्लिट करना है या तो कंबाइन करना है, तो हम लोग माइक्रोवेव टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखिए, ये तो एप्लीकेशन की बात है, तो कितने तरह के इसमें टीज़ आएंगे। तो टीज़ यहाँ पर हम आप लोग को बता दें कि पहला होता है ई प्लेन टी बोलते हैं। पहला होगा ई प्लेन टी, दूसरा होगा एच प्लेन टी। प्लेन के हिसाब से, इनका पोलराइजेशन के हिसाब से होता है। बताते हैं यहाँ पर क्या होगा ई और एच प्लेन का मतलब। तीसरा जो होता है आपका ये हाइब्रिड टी, ये मैजिक टी होता है। मैजिक टी होगा, मैजिक मतलब जान रहे हैं जादू, और वहाँ पर जादू क्या होता है वहाँ पर देखिएगा। और चौथा जो होता है एक हाइब्रिड रिंग टी होता है। हाइब्रिड
रिंग टी इसको कहते हैं, और इसको कभी कभी रैट रेस सर्किट भी कहते हैं। रैट रेस सर्किट क्यों कहते हैं वहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे। रैट रेस का मतलब है कि चूहे की मांद से है, चूहे का मांद का जो डिज़ाइन होता है वो कहाँ से एंट्री करेगा कहाँ से निकलेगा उसी पर वो आधारित है, इसीलिए इसको रैट रेस सर्किट भी कहा जाता है। तो ये 4 तरह के जो हैं बेसिक टीज आते हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। इसमें ई प्लेन टी है, एच प्लेन टी है, मैजिक टी है और हाइब्रिड रिंग टी है। ये जो हमने बनाया है ये आपका ई प्लेन टी है। ये कौन सा टी है? ये ई प्लेन टी है। अब ई प्लेन टी के बारे में बताते हैं क्या इसका फंडामेंटल है। इसमें याद रखिएगा कि ई प्लेन टी में इलेक्ट्रिक, इसमें यहाँ पर जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका हो गया, ये दोनों जो होगा, ये जो फ्लैट वाला है इसको हम लोग कोलिनियर आर्म्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? कोलिनियर आर्म्स कहते हैं। और इसको हम लोग साइड आर्म कहते हैं। जो ये वर्टिकल आपको दिख रहा है और ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा, इसमें जो एक मेन जो चैनल होगा, मेन जो वेवगाइड होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आ रहा है, बीच में ये जंक्शन बना रहा है। तो ये जो दोनों होंगे ये कोलिनियर आर्म्स होंगे, और ये वाला जो होगा ये साइड आर्म होगा जो वर्टिकल आपको दिख रहा है। अब इसमें याद रखना है कि साइड आर्म जो हो गया, ये वर्टिकल आर्म जो हो गया, इसमें तो इनको हम लोग ये वर्टिकल वाला इसको साइड आर्म कहेंगे, जो मेन गाइड का पार्ट होगा इसको कोलिनियर आर्म कहेंगे। तो ई प्लेन टी में क्या होगा कि जो ई फील्ड वेक्टर होगा, ई फील्ड वेक्टर होगा इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ साइड आर्म बोलेंगे। इसके हिसाब से इनको नाम रखा गया है। ये एक रेफरेंस के लिए पुट किया गया है ताकि टीज को हम एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर दे सके। इसके लिए जो रेफरेंस पोर्ट किया गया है ये हमेशा साइड आर्म होता है, जिसको पोर्ट 3 के फॉर्म में हमने दिखाया है। तो ई फील्ड वेक्टर जो होगा, हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और वेवगाइड में, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका जो भी एक्सिस होगा वो वर्टिकल होगा, ठीक है ना। तो वर्टिकल होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्साइटेशन होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। तो ये देखिए हमने क्या बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। इधर से तो हम बना नहीं सकते हैं, यहाँ से ओपनिंग आपको दिख रहा है, तो इसको हमने बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। यही इसको डिफाइन करने का तरीका है कि अगर इसमें से हम लोग वेवगाइड से जब इसकी कपलिंग करेंगे तो जो वेव होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वेवगाइड में, उसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होगा वो पैरेलल होगा, किसके? पोर्ट 3 के पैरेलल होगा। और जनरली हम लोग पोर्ट 3 जो है साइड आर्म के लिए रिजर्व रखते हैं, और बाकी जो ये सेम प्लेन में आर्म है इनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर आर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पर और इसके प्रॉपर्टीज़ पर। तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट और प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इसका पढ़ना पड़ेगा कि ये जो टी है ये किस तरह से बिहेव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसके लिए हम लोग को एक कंडीशन मानना होगा कि लेट कोलिनियर आर्म्स and side arms are of same dimension और स्पेशली मान लीजिएगा स्पेशली लेंथ, ठीक है ना, स्पेशली या ऐसा कहिए डायमेंशन में ही हमारा सब आ जाएगा। तो डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ जो इसका लेंथ है, इसका जो लेंथ है, और यहाँ से जो इसका यहाँ से लेंथ निकलेगा, ये तीनों अगर आपका इक्वल है, ठीक है, तो ये एक तरह से सिमेट्रिकल पोर्ट हो जाएगा। और सिमेट्रिकल पोर्ट में हम लोग का यहाँ पर होगा स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होंगे और इनको इसी तरह से बनाया भी जाता है। तो अगर ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है अपने डिज़ाइन में, तब यहाँ पर देखिए आप लोग को बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हम बनाने जा रहे हैं, इसका 2 डायमेंशनल फिगर बनाने जा रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा टी जो है ई प्लेन टी, इसको हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं। पहला डायग्राम है, देखिए ऐसे बनाना है, ठीक है ना, यहाँ से ओपनिंग दिखाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा,
अब यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ से क्या होगा। इसमें दो कंडीशन है, दो कंडीशन हम दिखा रहे हैं और उसी कंडीशन से और भी कंडीशंस आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर ई फील्ड वेक्टर है ये, ठीक है ना। तो कोलिनियर आर्म में ई फील्ड वेक्टर जो होना चाहिए इसका जो एक्सिस है उसके पैरेलल होना चाहिए, तब ये ई प्लेन टी कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ पर ई फील्ड है और यही सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि कैसे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रेफरेंस से बनाएंगे। और बहुत सारे कैलकुलेशंस में जो एक्चुअल रेफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेव का पोलराइजेशन का भी जो रेफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो यहाँ पर आइए सपोज कर लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जब हम लोग वेव बनाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस से चलना है। तो खास करके ये किसके साथ काम करेगा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के साथ काम करेगा। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है कंपोनेंट वो नॉर्मल नहीं होता है। तो ये बाद में हम लोग उसको देखेंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वर्टिकल है और ये प्रोपगेट कर रहा है। तो जब प्रोपगेट करेगा तो ध्यान से देखिएगा ये आगे बढ़ा, यहाँ पर भी आगे बढ़ा, यहाँ पर भी आगे बढ़ा और यहाँ पर भी आगे बढ़ेगा। फिर जो है यहाँ से ये तिरछा होना शुरू हो जाएगा और फिर जो है यहाँ से मुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो बेंडिंग होगा यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर तो गैप है, तब क्या होगा कि इसका यहाँ से बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से मुड़ जाएगा, ऐसे करना है बेंडिंग, ठीक है। तो ये एक्चुअली पूरा का पूरा फील्ड जो है धीरे धीरे मुड़ता है। देखिए ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ और फिर जब जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके छोड़ना नहीं है, इसको सेम यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग, इसके अपर वाले पार्ट में हमारा एरो का डायरेक्शन है, इसको छोड़ना नहीं है। तो जब ये यहाँ से जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके जाके यहाँ पर एंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन देखिए ये हो गया। अब क्या करिए, इसी को आगे बढ़ाइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए और ऐसे करिए। तो आपको पता चल रहा है कि पोर्ट नंबर 3 है, पोर्ट नंबर 1 है और पोर्ट नंबर 2 है। तो पोर्ट नंबर 3 में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन पता चल रहा है, ठीक है। और यही काम करिए कि यहाँ से ये दो भाग में बटेगा, एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा। तो इसको आपने इधर कंटिन्यू कर दिया और इसको यहाँ से डाउन करिए, यहाँ से डाउन करिए, देखिए तो ये नीचे आ गया। देखिए यहाँ पर ये अपना टेल पकड़े हुए है ना, ये टेल पकड़े हुए है, तो इसको टेल लेके इधर चले गए और ये टेल लेके इधर आ गया। तो देखिए ये फील्ड क्या होगा, ऐसे अपोजिट बनाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो पोर्ट नंबर 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 का बीच का मतलब है कि देखिए यहाँ पर इसका जो फील्ड वेक्टर का ओरिएंटेशन है, जो एरो मार्क दिए हैं, जो इसका हेड मार्क है उसका पोजीशन इसमें नहीं बदला है। नहीं बदलने का मतलब हो गया कि ये दोनों इन फेज बता रहे हैं प्रॉपर्टी। ये इनके बीच में कैसा प्रॉपर्टी होगा, इन फेज प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ऐसा भी मान लीजिए कि इधर हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इधर नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक रेफरेंस से मानेंगे तो ये हमको इन फेज बोलेंगे। लेकिन इसके डायरेक्शन और पोर्ट 2 के डायरेक्शन में देखिए, अगर इनके बीच में हम लोग देखें तो ये आउट ऑफ फेज यहाँ पर रिलेशन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हम सिग्नल दिखा रहे हैं आपको स्प्लिटर के फॉर्म में, स्प्लिटर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्प्लिटर के फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है। तो हम लोग पोर्ट 1 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन यहाँ पर सेट कर रहे हैं। ई प्लेन टी के लिए ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ई प्लेन टी, ठीक है। और इसको अगर बढ़िया से समझ जाइएगा तो एच प्लेन टी, मैजिक टी, हाइब्रिड रिंग टी सारा जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, ये आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये काम करता है। अब इस डायग्राम की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, एग्जाम में आप लोग इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। लेकिन एनालिसिस जो है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड केस देखिए कि सपोज कर ले कि यहाँ पर इसी को हम लोग अगर पोर्ट 3 में यहाँ पर बनाएं तो ये आपका पोर्ट 1 हो गया, ये पोर्ट 1 हो गया और ये पोर्ट 2 हो गया और ये पोर्ट 3 हो गया। अब क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि इंसिडेंट एनर्जी मेरा इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका। तो यहाँ से क्या करना है, इसको आगे आगे करिए, ये आगे आगे करिए और ये यहाँ से आके क्या होगा, ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है।
ये वर्टिकल हो जाएगा, देखिए इसमें जितना भी डायरेक्शन है बना सकते हैं, और ये जो है नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये वही पैटर्न आपको मिल रहा है। पैटर्न मिलने का मतलब ये हो गया कि किसी न किसी को आपको इन फेज जो है, इन फेज इसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, चूँकि यहाँ से ये इन फेज में है, ठीक है ना, तो ये हम लोग यहाँ पर फिर से इन फेज हमारा होगा, और पोर्ट नंबर 2 और 3 के बीच में जो रिलेशन है वो तो होगा ही। तो पोर्ट नंबर देखिए यहाँ पर भी 1 और 3 में, 1 और 2 में क्या है, तो ये आउट ऑफ फेज है, ये टोटल फेज रिवर्सल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कैसा हमारा है, इन फेज यहाँ पर कंडीशन है। 3 और 2 का, 3 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ भी, 3 का 2 के साथ भी यहाँ पर आपका इन फेज रिलेशन है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि माइक्रोवेव कंपोनेंट्स में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए हम लोग किस टूल का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के किस टूल का इस्तेमाल माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक हम लोग। आइए तब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया कि माइक्रोवेव टीज़ में जो फेज़ का रिलेशन होता है वो कैसा होता है। बेसिकली याद रखना है कि अभी जो हमने बताया था यहाँ पर आपको पोर्ट 3 के रिफरेंस में, तो हमने बताया था कि अगर इस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रख के, अगर इसमें इलेक्ट्रोनिक पावर को हम इन करवाते हैं, यहाँ से अगर ये इन करवाते हैं पोर्ट नंबर 3 से, तो यहाँ पर आपका आउट होगा, ये पोर्ट नंबर 1 हो जाएगा, और ये पोर्ट नंबर 2 होगा, यहाँ से भी आपका आउट होगा। और हमें कहा था कि लाइंस को अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो फिर ये आगे जाके क्या होगा, आगे जाके ये इस पोर्शन में सस्टेन नहीं कर पाएगा इस ओरिएंटेशन में, और इसका ओरिएंटेशन जो है बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू द वेवगाइड स्ट्रक्चर, और ये जो है यहाँ पर इस वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसका टेल को पकड़े रहना है तो ये इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में हमने कहा कि ये आउट ऑफ फेज होंगे, इनका पोलरिटी रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। मतलब ये x अगर होगा तो ये -x हो जाएगा, बस इसी चीज़ को याद रखना है। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं कि जो मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, खास करके माइक्रोवेव टीज़ के लिए, वो यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, माइक्रोवेव में अगर लिया जाए तो माइक्रोवेव के लिए अगर यूज़ करें तो एक तो कि स्मिथ चार्ट का इस्तेमाल होता है। स्मिथ चार्ट का इस्तेमाल खास करके वेवगाइड के लिए होता है, ठीक है ना, ये वेवगाइड के लिए होगा। और हमने बताया था कि ये ट्रांसमिशन लाइंस में भी होता है, और कोएक्सियल केबल, पैरेलल वायर लाइन दोनों के लिए होता है। दूसरा जो इसमें टूल है जो टीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको स्कैटरिंग मैट्रिक्स कहते हैं। ये दूसरा जो टूल है इसको बोलेंगे स्कैटरिंग मैट्रिक्स। तो पहला आपका स्मिथ चार्ट हो गया, वेवगाइड के एनालिसिस में इस्तेमाल होगा। और ये माइक्रोवेव टीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये इसमें आपका स्कैटरिंग मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, जो कि एक स्पेशल तरह का मैट्रिक्स है। तो हम लोग को सबसे पहले उसके स्कैटरिंग मैट्रिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग उस स्कैटरिंग मैट्रिक्स टूल का इस्तेमाल करके हमारा जितना 4 तरह का टी जो आपको बताए थे, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी, ठीक है, मैजिक टी, हाइब्रिड रिंग टी, उनका मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि स्कैटरिंग मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे देखिए, स्कैटरिंग मैट्रिक्स होता क्या है, तो यह एस मैट्रिक्स से इंडिकेट करेंगे। और जैसा हमने कहा कि माइक्रोवेव टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कम से कम इसमें 3 पोर्ट होगा, तो थर्ड ऑर्डर का इसमें मैट्रिक्स बनाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33, ये तो जिस तरह से मैट्रिक्स में आप नोमेनक्लेचर करते हैं, S यहाँ पर S पैरामीटर डिफाइन कर रहा है, और S पैरामीटर वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसको हम लोग स्कैटरिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। S यहाँ पर स्कैटरिंग को इंडिकेट कर रहा है। अब ये स्कैटरिंग मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। ये फोर्थ ऑर्डर का भी हो सकता है 4 गुना 4 में, लेकिन याद रखिएगा कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पहले पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ में आपका पहला होगा, इट इज़ ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है ना। ये पहला इसका प्रॉपर्टी हो गया कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और बाकी 3 प्रॉपर्टी जो है इसके मैथमेटिकल कंडीशन से रिलेटेड है। तो दूसरा लिखिएगा, इसमें होता है फिर दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, S12 आपका S21 के बराबर होगा, S13 आपका S31 के बराबर होगा, और S23 जो है S32 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि Sij जो है वो इक्वल होगा Sji के। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। हम आई और जे यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, रो और कॉलम का कोऑर्डिनेट वैल्यू। तो ये इसका प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री है। इसको हम लोग को जब अप्लाई करते हैं मैजिक टी में तो इसको फॉलो करना पड़ता है। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी, इसको कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी का देखिए मैथमेटिकल कंडीशन से आप पहचानिएगा कि किसी भी रो या कॉलम का और हर एक एलिमेंट का उसके कंजुगेट के साथ प्रोडक्ट, और सारे और उस टर्म का सारे ये एलिमेंट्स के लिए सम जो होगा पूरे रो और पूरे कॉलम के लिए उसका वैल्यू 1 होता है। ये देखिए कैसे लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं रो 1 के लिए, ये आपको लिख रहे हैं रो 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से S11 कॉन्जुगेट प्लस S12 हर एक एलिमेंट का उसके खुद के कंजुगेट के साथ S12 कॉन्जुगेट पर S13 है ना, S13 कॉन्जुगेट, इसका वैल्यू यूनिटी होता है। अभी कॉन्जुगेट याद रखिएगा, कॉन्जुगेट का मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। S11 बराबर A प्लस अगर जे भी होगा, ठीक है। तो इसमें जो इमेजिनरी टर्म जो होता है जो B के साथ है, तो इमेजिनरी टर्म का साइन खाली आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पर S11 कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस जे बी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही याद रखिएगा, आगे इसका जरूरत पड़ेगा तो इसके मैग्नीट्यूड पर भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब देखिए अगर रो 2 के लिए लिखा जाए, रो 2 के लिए लिखा जाए तो उसी तरह से लिख सकते हैं S21 कॉन्जुगेट प्लस S22 कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा S23, ठीक है, और S23 कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा 1। ये कंडीशन मिल गया। इसी तरह से आप 3 रो के लिए लिख सकते हैं। और ये भी बता दें कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए कॉलम के लिए भी ये फॉलो करेगा प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये कॉलम 1 के लिए अगर लिखा जाए तो देखिए S11 कॉन्जुगेट प्लस S21 कॉन्जुगेट प्लस S31 कॉन्जुगेट बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से कॉलम 2 और कॉलम 3 के लिए लिख सकते हैं। आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न को बता रहा है कि उसको डिफाइन करना है। नहीं तो 3 आपका इधर से लिखेंगे, 3 आपका इधर से लिखेंगे, 6 इक्वेशंस इसमें आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम के लिए। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब इसमें बताते हैं इसका चौथा प्रॉपर्टी आप लोग को। चौथा प्रॉपर्टी जो होता है, चौथा जो प्रॉपर्टी होता है इसको करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की किस कंडीशन में इसका वैल्यू जो है 0 होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होता है कि यहाँ पर सेम एलिमेंट का है, ठीक है ना, ये हमेशा 2 रो के कंबाइन में लिखाता है, तो ये सेम एलिमेंट के लिए लिया गया है। यहाँ पर क्या होगा आपका कि इसका जो नेबर रो होगा उसके साथ इसको लिखेंगे, या 2 रो के बीच में लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर ये पहला लिखेंगे, इसमें सपोज कर लें कि रो 1 एंड 2 के लिए, रो 1 एंड 2 के लिए लिखा जाए तो S11 और S21 कॉन्जुगेट प्लस S22 कॉन्जुगेट प्लस S13 कॉन्जुगेट बराबर होता है 0, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड रो का लिखना चाहें तो S21 कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा S32 कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा S33 कॉन्जुगेट, ठीक है, बराबर हो जाएगा ये 0। अगर आपको कॉलम वाइज लिखना चाहिए तो यहाँ से देखिए S11 S12 कॉन्जुगेट, S22 कॉन्जुगेट प्लस S32 कॉन्जुगेट बराबर होगा 0 एंड सो ऑन। और भी इस तरह से इक्वेशंस आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्कैटरिंग मैट्रिक्स और ये हो गए
मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्कैटरिंग मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव टीज़ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो चलिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, गर्मी काफ़ी है तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम लौटते हैं। तो इसको हम लोग ई प्लेन टी पर अप्लाई करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आप लोग का स्वागत है। मैथमेटिकल, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ई प्लेन टी। इसके पहले ई प्लेन टी के प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ा सा आप लोग को रिपीट करवा दें। जैसा हमने बताया था कि अगर इसका कोलिनियर आर्म, ठीक है, अगर इसका कोलिनियर आर्म अगर साइड आर्म के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अगर है, तो हमने कहा था कि अगर यहाँ से कोई अगर एनर्जी हम इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से अगर माइक्रोवेव सिग्नल को अगर हम इन करेंगे तो ये इन आपका हो गया पोर्ट नंबर 3 से, और पोर्ट नंबर 1 से और 2 से अगर आउट करते हैं तो हमने बताया था कि ये दोनों जो है आउट ऑफ फेज होंगे। अब इसको देखिए नोटेशन कैसे देते हैं। यहाँ पर दीजिएगा आप एस दीजिएगा, 1 दीजिएगा, तो 1 का मतलब है कि ये कहाँ वाला एनर्जी है, कहाँ का पावर है, तो पोर्ट 1 पे पावर है और किसके कारण है, तो 3 में से है, तो यहाँ पर S13 देना है। तो पहला ये S13 में 1 और 3 में ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है आउटपुट पोर्ट, ये आउटपुट पोर्ट होगा, मतलब एक्चुअली जहाँ से हम माइक्रोवेव सिग्नल को बाहर निकालेंगे। और ये 3 नंबर क्या होगा, ये इनपुट पोर्ट को डिफाइन करेगा, ठीक है ना, जहाँ से हम माइक्रोवेव सिग्नल को इन करेंगे। तो इस चीज़ का याद रखना है कि ये आपका जिस पोर्ट पर मिलेगा पावर पहले उस सबस्क्रिप्ट को देना है, और जहाँ इनपुट करिएगा उसके बाद में देना है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो पावर मिलेगा इसको हम क्या लिखेंगे, S23 लिखेंगे। और ये प्रॉपर्टी हम लोगों को मिला, या तो हम यहाँ से इंसिडेंट करवाएं या तो यहाँ से इंसिडेंट करवाएं। इसी को रेफरेंस में याद रखिएगा, क्योंकि किधर से भी करिएगा तो यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो आपको क्या करना है कि अगर ये इनका मैचिंग होगा, याद रखिएगा, तो S13 जो है S23 के बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है बराबर होगा अगर इसके कोलिनियर आर्म्स जो है इसके साइड आर्म के परफेक्टली सिमेट्रिकल होंगे। तो पहला तो याद रखना है कि S13 S23 के बराबर होगा। सिर्फ इसमें आपको माइनस लगा देना है, क्योंकि इसका पोलरिटी जो होगा माइनस होगा, क्योंकि दोनों को हमने बताया था कि ये आउट ऑफ फेज रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसका रिफरेंस आप लोग को हमेशा रिपीट किया है इस लेक्चर में कि आपको इसी रिफरेंस से सोचना है। यहाँ से इन हो रहा है और 2 जगह पे आउट हो रहा है, और अगर ये सिमेट्रिकल होगा तो एक तरह से याद रखिए कि S13 का मॉडुलस, और ऐसा कहें कि इनका मैग्नीट्यूड जो है बराबर होगा, सिर्फ पोलरिटी जो है वो रिवर्ट होगा, पोलरिटी सिर्फ वहाँ पर रिवर्ट होगा। तो ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इफ़ ए पोर्ट इज परफेक्टली मैच्ड बोलते हैं। ये क्या चीज़ है, परफेक्टली मैच्ड, देन है ना, परफेक्टली मैच देन आप कह सकते हैं कि S11 बराबर 0 होगा और S22 बराबर 0 होगा और S33 बराबर 0 होगा। अब इसमें देखना क्या है, देखिए ये पोर्ट 1 का है, पोर्ट 1 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को इंडिकेट कर रहा है, पोर्ट 2 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को इंडिकेट कर रहा है, पोर्ट 3 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या करना है कि इनमें से देखना क्या है कि परफेक्ट मैचिंग किसका है। तो परफेक्टली मैच्ड अगर होंगे तो मान लीजिए कि पोर्ट 1 आपका परफेक्टली मैच्ड है तो S11 0 होगा, पोर्ट 2 आपका परफेक्टली मैच्ड है तो S22 0 होगा, पोर्ट 3 आपका परफेक्टली मैच तो S33 0 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कहाँ से बोला जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम बताते हैं आप लोग को। इसके लिए आप लोग को थोड़ा आना पड़ेगा फिर से ट्रांसमिशन लाइन में। ये बताइए कि ट्रांसमिशन लाइन में होता क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में आप यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं इसको ZL में, ये इम्पोर्टेंस हो गया आपका, ये ट्रांसमिशन लाइन है। और यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि आपने एक RF सोर्स लगाया है, ठीक है ना, तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन हो गया। ये बीच में हमने ट्रांसमिशन लाइन लगाया है जिसका लेंथ जो है वो L है और इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंस जो है Z0 है। ये आपका हम थोड़ा सा सेमेस्टर 4 में आप लोग को वापस ले चल रहे हैं, और बहुत ही सिंपल थ्योरी है, ऐसा नहीं समझिए कि आपको उस नॉलेज का भी अगर याद नहीं है तो यहाँ पर भी सीख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा देखिए कि अगर यहाँ पर ZL जो है ये लाइन इम्पोर्टेंस कहलाएगा आपका,
लाइन इंपोर्टेंस जो होगा ये Z0 होगा, ये आपका लोड इंपोर्टेंस है, इसको कैरेक्टरिस्टिक इंपोर्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर याद रखिएगा कि ये पावर ट्रांसफर का थ्योरम है कि अगर आपका मैचिंग अगर परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, तो टोटल पावर वहां पर मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब नहीं होगा और लोड में, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वापस जो है रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर एक कंडीशन है, देखिए, अगर Z0 बराबर ZL है, ठीक है ना, अगर Z0 बराबर, अगर ZL अगर इक्वल है Z0 के, तो इसका मतलब है कि यहां पर टोटल पावर आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा और इधर से जो, ठीक है ना, इधर से जो आपका एनर्जी प्रोपगेट करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी को कहते हैं, तो ऐसा कहिए कि जैसा हमने कहा था कि ट्रांसमिशन लाइन पर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। हमने कहा था कि जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पे करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसके वेव कंडीशन को भी, वेव नेचर को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए जब ये करंट इधर से प्रोपगेट करता है तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड वेव। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वेव। और अगर यहाँ पर परफेक्ट मैचिंग हुआ तब तो यहाँ पर सारा पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो सारा पावर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और वो कब होगा, जब ZL आपका Z0 के इक्वल नहीं होगा। उस समय क्या होगा कि कुछ पावर यहाँ से रिफ्लेक्ट वापस कर दिया जाएगा और ये रिफ्लेक्टेड पावर को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। और या तो फिर इसको बैकवर्ड वेव कहेंगे क्योंकि पीछे वाले डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड वेव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल थ्योरी है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पे आपका करंट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। जो वेव यहाँ से ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो जब सोर्स से लोड की तरफ जो वेव ट्रेवल करता है उसको फॉरवर्ड वेव कहते हैं। ठीक है, और लोड से सोर्स की तरफ जो वेव वापस लौटा दिया जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड वेव, बैकवर्ड वेव कहते हैं। और ये दोनों वेव कब एग्जिस्ट करेगा, जब ZL आपका नॉट इक्वल टू होगा Z0। ठीक है, और अगर इनका परफेक्ट, अगर ये इक्वल होगा तो कोई भी ये बैकवर्ड वेव नहीं होगा। बैकवर्ड वेव का मतलब है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मान के चलेंगे कि सारा पावर जो है लोड में एब्जॉर्ब हो गया। और इन तीनों को अगर मिलाइएगा तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग मतलब ट्रैवल कर रहा है, कोई सोर्स से लोड की तरफ ट्रैवल कर रहा है, कोई लोड से सोर्स की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। और एक और यहाँ पर वेव है, जब बात निकली है तो थोड़ा सा और भी इसमें चले, हल्का सा इसमें एक और पॉइंट है। देखिए जब फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव जब यहाँ पर दोनों होगा, जब मैचिंग नहीं होगा तो इनके इंटरफेरेंस से एक और रिजल्टेंट वेव बनता है। तो इन दोनों का इंटरफेरेंस करिएगा तो उनके इंटरफेरेंस से जो वेव बनता है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन के प्रॉपर्टीज में स्टैंडिंग वेव्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि अगर यहाँ पर इसी को कहते हैं मैचिंग। परफेक्ट मैचिंग का मतलब हो गया कि अगर ये ZL बराबर Z0 इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब कि परफेक्ट मैचिंग नहीं है, और अगर ZL बराबर Z0 होगा तो परफेक्ट मैचिंग होगा। उसी थ्योरी को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि सपोज कर ले कि हमारा यहाँ पर ये जंक्शन है, तो जंक्शन का मतलब ये हो गया कि इसके लिए यहाँ पर ये जंक्शन जो है किस तरह से मैच करता है कि नहीं, जंक्शन पर जो इम्पिडेंस है क्या उसका वो मैचिंग करता है कि नहीं। हालांकि ये सब तो ये आपको माइक्रोवेव पावर मीटर होगा उससे सब कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि ये जो जंक्शन है जहाँ पर तीनों गाइड जो आके मिल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि सपोज कर ले कि अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अगर देते हैं तो क्या यहाँ से बैक रिफ्लेक्ट होगा। बैक रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि उसका मैचिंग जो है परफेक्ट नहीं है। बताए थे ना कि जब मैचिंग परफेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव होगा। उसी तरह से ये सारे पोर्ट में डिफाइन किया जाता है। और आप लोग को बता दें, है ना, आप लोग को बता दें कि फॉर ई प्लेन टी, अब आगे लिखते हैं, फॉर ई प्लेन टी पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच्ड। परफेक्टली मैच्ड होता है। ठीक है ना, ये परफेक्टली मैच्ड होता है। तो यहाँ पर आपका ये पहला पॉइंट चल रहा है, इसको जनरल रहने दीजिए, पहला पॉइंट है। अब हम लोग का काम जो है शुरू हो गया। फॉर ई प्लेन टी पोर्ट 3 जो है परफेक्टली मैच्ड होता है, तो देयरफॉर S33 जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, 0। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ये पोर्ट 3 पर लागू होगा। याद रखिएगा कि पोर्ट 1 और 2 जो है वो
परफेक्टली मैच्ड इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, जंक्शन के साथ। तो ये पहला कंडीशन है। अब इसमें हम लोग दूसरा कंडीशन लगाते हैं। ये आपका ई प्लेन टी का काम अब शुरू हो चुका है, ठीक है ना। अब दूसरा लिखेंगे, ये यहाँ पर अभी जो हमने कैलकुलेट किया था कि पोर्ट 3 में अगर इन करते हैं पोर्ट 3 में, ठीक है, इन अगर पोर्ट 3 में करते हैं तो अभी बताए थे कि S1 पे मिलेगा 3 के कारण, और S जो 2 पर मिलेगा 3 के कारण, इनमें माइनस रिलेशन है। तो ये आपका हो गया कंडीशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमने सेकंड वाले से निकाला जो अभी डिस्कस किए थे आपको। ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि पोर्ट 3 में अगर हम सिग्नल देते हैं तो पोर्ट 1 और 2 जो होंगे आउट ऑफ फेज होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये मान के चल रहे हैं कि कोलिनियर आर्म्स जो हैं साइड आर्म्स के साथ सिमेट्रिकल हैं। तो ये कंडीशन हो गया। तो देयरफॉर हमारा एस मैट्रिक्स जो होगा ये 3 गुना 3 में बनेगा। तो फिलहाल थोड़ा सा ठीक करते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए S11 के साथ कुछ नहीं हुआ है, S12 के साथ कुछ नहीं हुआ है, S13 तो मेरा है ही, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर S21 में भी कुछ नहीं है, S22 में कुछ नहीं है, लेकिन S23 को हम कितना लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। S23 को हम कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर S23 लिखाता है, तो S23 को अगर निकालेंगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका वैल्यू आपका हो गया माइनस S13। जो पहले पैरामीटर आने दीजिए, बाद वाले को रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे S31 और यहाँ पर लिखेंगे S32 था, और S33 आपका कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई कर दिया है। एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 से आ रहा है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है। तो अब ये जो है हमारा, अब ये थोड़ा रिडक्शन इसका सॉल्विंग चालू हो चुका है। 2 यहाँ पर कंडीशन हम लोगों ने पुट कर दिया है, और आगे और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल करेंगे, अगला प्रॉपर्टी जो यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी, क्योंकि सिमेट्रिकल तो है ही। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी से क्या बताए थे आपको, S12 बराबर होगा S13, S23 बराबर होगा S32, सॉरी ये S21 है, S23 S32 के बराबर होगा, और S13 बराबर हो जाएगा S31। अब देखिए कैसे लिखना है, अप्लाई करिए। तो देयरफॉर S बिकम्स क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर S आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए आप इनिशियल एलिमेंट को आप वैसे ही रहने दीजिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्कैटरिंग मैट्रिक्स आएगा। देखिए S11 के साथ कुछ नहीं करना है। पहले कौन आया है S12, इसको रहने दीजिए। पहले कौन आया है S13, अभी रहने दीजिए। तो S12 रहने दिए, S13 रहने दिए, S11 के साथ तो कुछ नहीं करना है। ये तीनों पोर्ट का तो पहले ही डिफाइन हो गया, ठीक है ना, कि ये परफेक्टली मैच्ड होता है। तो S33 0 हो गया, और 11 और 22 परफेक्टली मैच नहीं होता है, तो ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आइएगा, जो पहला टर्म मिल रहा है उसको वैसे रहने दीजिए, और यहाँ से देखिए S21 आता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वहाँ S21 है, तो S21 की जगह क्या लिखिएगा, तो इसको S12 लिखिए। इससे होगा कुछ नहीं कि आपको मिनिमम पैरामीटर जो है बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इससे फायदा क्या है कि अगर आप 1 2 निकाल लेते हैं यहाँ वाला पैरामीटर, तो यहाँ वाला पैरामीटर भी आपको उसी से निकल जाएगा, उसका न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसीलिए इसको रिडक्शन करते हैं। तो अब ये 1 2 हो गया, ये S22 तो वैसे ही रह जाएगा। इसका डिसीजन तो हो चुका है माइनस S13, और 31 की जगह क्या लिखिएगा देखिए, तो यहाँ पर S13 अप्लाई करिए, और ये 32 की जगह क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर S23 हम लिखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा टर्म नया आया है। देखिए ये वाला टर्म है 1221 के जगह ये वाला है, ये 31 था, तो ये 13 के जगह ये 32 था, ठीक है ना। तो ये 23 हो गया, और यहाँ से फिर इसका कंडीशन दे दीजिए, S23 बराबर है कितना, तो माइनस S13 है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टू अगर इसमें यूज़ किया जाए, तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। फ्रॉम 2 से अगर यूज़ करें तो इस S23 को कितना लिख सकते हैं, माइनस S13 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मिल रहा है माइनस S13,
तो आइए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने यूज़ कर लिया, और पोर्ट का जो प्रॉपर्टी था, कैरेक्टरिस्टिक्स था कि पोर्ट नंबर 2 और 3 जो है आउट ऑफ फेज होंगे, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी को भी यूज़ किए। अब इसके बाद आप लोग को प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो और प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी जो दो बताए थे उसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल हमारा जो एस मैट्रिक्स है ये आपका S11 है, S12 है, S13 है, और यहाँ पर S12 ही था, S22 था, और यहाँ पर माइनस S13 है, माइनस S13, ये आपका S13 है, माइनस S13 है, और ये वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर देखिए बाई प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी, बाई प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी हम लोग यूनिटी में हम लोग करेंगे क्या, रो 1 और 2 से लिखेंगे। तो रो 1 में अगर लिखा जाए, देखिए यहाँ पर ध्यान से, S11 कॉन्जुगेट प्लस S12 कॉन्जुगेट प्लस S13 कॉन्जुगेट बराबर ये 1 होगा। अब बताते हैं यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से कि S11 अगर आपका A प्लस JB है तो देन उसका कॉन्जुगेट होता है S11 कॉन्जुगेट जो होगा A माइनस JB होगा। और अगर इसका मॉडुलस निकाला जाए S11 का, ठीक है, तो ये होता है √A² प्लस B² होता है मैग्नीट्यूड इसका। और यहाँ पर देखिए S11 और गुना करेंगे S11 कॉन्जुगेट से, तो ये A प्लस JB और ये आपका A माइनस JB आएगा। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई पे तोड़िए तो A² माइनस J² B² हो जाएगा। J² माइनस 1 होता है, इसका मतलब हो गया इसका वैल्यू हो जाएगा A² प्लस B²। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये है क्या, तो ये √A² प्लस B² आपका S11 है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, S11² मिल जाएगा। तो S11 और S11 का कॉन्जुगेट जो है वो आपका S11² बनेगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि S11 का मॉडुलस स्क्वायर प्लस यहाँ पर लेंगे S12 का मॉडुलस स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा S13 का मॉडुलस स्क्वायर बराबर 1 होगा। और सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पर आप लोग को वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिला था, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सिमिलरली हम लोग करेंगे क्या कि इसके लिए दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये रो 2 के लिए, रो 2 में अगर इसको अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको S12 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा S22 का होल स्क्वायर, और चूंकि स्क्वायर है तो ये माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर, तो ये S13 का होल स्क्वायर बराबर ये भी यूनिटी होगा। इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग चेक करिएगा। चेक करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग आगे यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर। देखिए अगर 3 और 4 में है तो S11 S22 में कोई रिलेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो एक्चुअली हम लोग 3 माइनस 4 कर लेते हैं। देखिए तो S12 स्क्वायर कट जाएगा, S13 स्क्वायर कटेगा, तो क्या बचेगा, मॉडुलस S11 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा, चूंकि आप यहाँ माइनस कर रहे हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा S22 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना, 0। देयरफॉर कह सकते हैं कि S11 मॉडुलस स्क्वायर बराबर हो जाएगा S22 स्क्वायर के, और हम कह सकते हैं कि S11 बराबर होगा S22 के। इक्वेशन नंबर 5 है। तो आपको फाइनल जो है अब आपका स्कैटरिंग मैट्रिक्स रिड्यूस होने जा रहा है। अब एक खाली पैरामीटर पुट करना है S11 S22। तो हमने कहा था कि देयरफॉर S बिकम्स स्कैटरिंग मैट्रिक्स। अब फाइनली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे S, लिखेंगे S लिखने के बाद यहाँ पर हमने कहा था कि पहला टर्म को आगे वाले टर्म से मत करिए, उसको ऐसे लिखते जाइए, थोड़ा सिंप्लिसिटी होगा, लिखने के लिए लिख सकते हैं। यहाँ S11 को रहने देते हैं, S12 से कोई मतलब नहीं है, S13 वही है, S12 यहाँ पर वही होगा। ये एलिमेंट आपका चेंज हो जाएगा, ये S11 के बराबर है, माइनस S13 के बराबर है, ये S13 होगा, ये माइनस S13 होगा, और यहाँ पर ये 0 होगा। ये माइनस जो है यहाँ पर फेज रिलेशन बता रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो एलिमेंट जो है वो नेगेटिव है। यही आपका रिजल्टिंग जो है ई प्लेन टी का स्कैटरिंग मैट्रिक्स है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा
कि आप ई प्लेन टी का स्कैटरिंग मैट्रिक्स बनाइए, तो यही आपका ई प्लेन टी का स्कैटरिंग मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, ये ई प्लेन टी का स्कैटरिंग मैट्रिक्स है। और इसमें देखिए टोटल एलिमेंट्स क्या है, रिडक्शन क्यों किया गया है, क्योंकि जब आप माइक्रोवेव पावर कैलकुलेशन करिएगा तो आपको मिनिमम इस पैरामीटर्स को निकालना पड़ेगा, इसी कारण से इसका रिडक्शन किया जाता है। अब प्लस क्या है कि ये कैरेक्टराइज भी कर रहा है, ये कैरेक्टराइज भी करता है ई प्लेन, ये आपको कहिए कि माइक्रोवेव टीज को, तो इसलिए ये इसका कैरेक्टरिस्टिक स्कैटरिंग मैट्रिक्स है ई प्लेन टी का। यहाँ पर कौन कौन सा टर्म है देखिए, एक S11 है, एक S12 है और एक S13 है। मात्र 3 टर्म अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो पूरे तीनों पोर्ट का हम लोग यहाँ पर पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं और तीनों पोर्ट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो आपको बताते हैं इनका पावर कैलकुलेशन। तो आइए अब हम इन स्कैटरिंग मैट्रिक्स जो हम लोगों को मिला था इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हमने जैसा कहा कि हमारा जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है ये मात्र 3 टर्म में रिड्यूस हो गया है, कहीं पर भी देखेंगे तो यही 3 टर्म है, S11, S12, S13। तो इसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी हम लगा रहे हैं फिर से। अब इसी मैट्रिक्स पर हम लोग काम करेंगे क्योंकि यही ई प्लेन टी का फाइनल जो है स्कैटरिंग मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि रो नंबर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ कर ले 1 में, ठीक है ना, रो नंबर 1 में यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा S11 कॉन्जुगेट, ठीक है, या ऐसा करिए इसमें सबसे पहले रो नंबर 3 में अप्लाई करते हैं। तो S13 कॉन्जुगेट माइनस S13 कॉन्जुगेट बराबर यूनिटी होगा। और हमने बताया था कि ये इसका स्क्वायर होता है और नेगेटिव का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लायर है तो ये स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल्स 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2 इंटू S13 स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि S13 आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका 1/2 का अंडर रूट होगा तो ये 1/√2 निकल जाएगा। आपका एक वैल्यू जो है निकल चुका है, ये 3 वैल्यू में से एक वैल्यू आपको निकल गया है। मैट्रिक्स में देखना है कहाँ से आसानी से निकलेगा। अब इसमें हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं रो नंबर 1 में, ठीक है, रो नंबर 1 में। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 लिखेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और अब यहाँ पर ये हमारा कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए S13 आपका कितना है, 1/√2 है। तो S13 स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा, S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1। इससे हम लोग को इक्वेशन मिलेगा S11 स्क्वायर प्लस S12 स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 2 रखते हैं, ठीक है ना। ये 1/2 आपका उधर चला गया, ये आपका बन गया 1 - 1/2 और ये 1/2 हो गया। अब यहाँ पर बाई प्रॉपर्टी ऑफ ऐसा लिखिए, जीरो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। जीरो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए इस जीरो का हमको फ़ायदा उठाना है, तो पहले और तीसरे कॉलम में कर रहे हैं, उसके लिए 2 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉलम 1 एंड 3 में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कॉलम 1 में 3 में देखिए इसका 1 लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो देखिए S11 S13 कॉन्जुगेट, और फिर यहाँ पर देखिएगा और प्लस हो जाएगा, ये वाला ले लीजिए S12 और यहाँ पर हो जाएगा S13 कॉन्जुगेट, और इसका प्रोडक्ट तो आप लोग देख रहे हैं ये 0 होगा, ठीक है ना। जब ये एक्चुअल टर्म 0 है तो ये तो सर्वाइव करेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका माइनस भी है, ये माइनस S13 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 0। ध्यान से देखिए, पहले और तीसरे कॉलम में लगा रहा है S11 S13 कॉन्जुगेट, एक का हमको ओरिजिनल एलिमेंट लेना है और एक का उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। S11 S13 कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा S12 S13 कॉन्जुगेट, और
प्लस हो जाएगा S13 और ये तो 0 है, तो 0 होगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और देखिए तो S13 कॉन्जुगेट अगर कॉमन ले लिया जाए तो S11 माइनस S12 निकलेगा बराबर 0। अब इस तरह के इक्वेशंस को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, लिखेंगे कि सिंस S13 कॉन्जुगेट S13 इज नॉट इक्वल टू 0, सो S13 कॉन्जुगेट भी 0 नहीं होगा। यहाँ देखिए S13 तो आपका 1/√2 है, तो अगर ये 0 नहीं है तो S13 कॉन्जुगेट भी 0 नहीं होगा। तो अगर ये 0 नहीं है तो ये ब्रैकेट टर्म 0 होगा। तो देयरफॉर हम कह सकते सो, या देयरफॉर हो गया, देयरफॉर हो जाएगा S11 माइनस S12 बराबर 0 हो जाएगा। और हम लोग लिख सकते हैं S11 बराबर क्या होगा, S12। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप लोग को खाली निकालना है S11 और S12 निकालना है। यहाँ से ध्यान से देखिए, S11 S12 बराबर होगा, और सिर्फ हम लोग को यहाँ पर S13 हमारा निकल चुका है, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को पहले देखिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे पुट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये मैथमेटिक्स है, पुटिंग 3 इंटू यहाँ पर देखिए क्या होगा S11 स्क्वायर, और प्लस हम यहाँ पुट कर देते हैं, फिर ये S11 स्क्वायर बराबर 1/2 होगा। और हम लिख सकते हैं 2 S11 स्क्वायर बराबर 1/2 हो गया, और लिख सकते हैं S11 स्क्वायर बराबर 1/4 हो गया, और हम लिख सकते हैं S11 बराबर कितना होगा, 1/2 होगा। और देयर ऑल्सो यहाँ से देखिए S11 आपका S12 के बराबर है। ठीक है, तो S12 भी आपका कितना होगा, 1/2 होगा। तो ये आपको मिल गया। तो फाइनली हमको क्या मिला, तो फाइनली मिला आपको S11 कितना मिला, 1/2, S12 कितना मिला, 1/2, और S13 कितना मिला, S13 हमने निकाला था ना, 1/√2। यही आपका न्यूमेरिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये आपका न्यूमेरिक सॉल्यूशन है, इसी से हम लोग निकालते हैं, यही आपका वैल्यूज़ है। इसी के अनुसार हम लोग प्रोपोर्शन में ये आपका जो माइक्रोवेव टी हो गया, एच प्लेन टी हो गया, उसके पावर कैलकुलेशन में इन कांस्टेंट्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपका एच प्लेन टी आज कंप्लीट हो गया, ये सॉरी ई प्लेन टी आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम इसी तरह से बताएंगे आप लोगों को एच प्लेन टी के बारे में। हालांकि इसकी मैथमेटिक्स को वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पर क्या चाहिए कि जैसा मैंने कहा था कि अगर ई प्लेन टी में अगर साइड आर्म में पावर इंसिडेंट करते हैं तो कोलिनियर आर्म्स में जो पावर निकलेगा, है ना, जो फील्ड होगा वहाँ पर, वो दोनों अपोजिट फेज में होगा। ये प्रॉपर्टी को याद रखना जरूरी है। और ई प्लेन टी को हमने बताया कि ई प्लेन टी में कोलिनियर आर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो आपका साइड आर्म के एक्सिस के पैरेलल होगा, तब वो ई प्लेन टी कहलाएगा। तो चलिए, आज के क्लास में हमारा इतना ही रहता है। अगर आप लोग को ये पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग माई क्लासेस।